हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल साहित्य गंगा पर। आज हम संधि का दूसरा भाग देख रहे हैं। हमने इससे पहले पहला भाग देख लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बैक होकर हमारे चैनल पर संधि का पार्ट 1 देख लीजिए। जैसा कि हमने देख चुका है संधि में इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और लाइक शेयर भी करिए, जिससे मुझे प्रेरणा मिले। तो प्लीज़ आप इसे शेयर लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। मैं बता दूं आपको, भाग 1 में हमने देखा है संधि के बारे में कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। संधि क्या है कि दो ध्वनियों का मेल है। संधि क्या है? आपस में दो ध्वनियों का मेल है, या ये कहें दो वर्णों का मेल है। और जब मेल होता है तो उसमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो इसी विकार या परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि का भेद पूछे तो आप बताएंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 3। वह 3 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला था आपका स्वर संधि, फिर आपका है व्यंजन संधि, और फिर है आपका विसर्ग संधि। तो ये संधि के आपके भेद हो गए। और फिर स्वर संधि में भी पार्ट किया गया है, स्वर संधि के भी भेद किए गए हैं। तो आपसे कोई पूछ ले स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका दीर्घ स्वर संधि, फिर उसके बाद से आपका आता है गुण स्वर संधि, फिर आता है आपका वृद्धि स्वर संधि। तीसरा जो आएगा वो आएगा आपका वृद्धि स्वर संधि। फिर चौथा आएगा आपका यड़ स्वर संधि, और 5वें नंबर का जो आएगा वो आएगा आपका अयादि स्वर संधि। तो हमने ये पांचों पहले वीडियो में देख लिया है, और आज हम देखने वाले हैं संधि के भेद दूसरे नंबर का, जिसका नाम है व्यंजन संधि। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि, और फिर तीसरा भेद जो है वह है विसर्ग संधि। तो आज हम इन दोनों को देखेंगे। इससे पहले हमने स्वर संधि को देख लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं प्रयास करूंगी कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं और आप उसको देख पाएँ, फिर आसानी से आपको संधि समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। देखिए, व्यंजन संधि क्या है ना कि स्वर संधि में आप ध्यान रखेंगे, स्वर संधि में स्वर और स्वर का ही मिलन होता है। स्वर वर्ण ही रहेगा और दोनों मिलकर के कुछ नया वर्ड बनाएंगे, और वह नया परिवर्तन या विकार ही स्वर संधि कहलाएगा। लेकिन आप यहाँ पे व्यंजन में देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के बाद फिर से व्यंजन ही आएगा। तो जब व्यंजन और व्यंजन वर्णों का, जैसे हम कहें क और क का एग्जाम्पल के लिए मिलान करें, तो ये आपका व्यंजन वर्ण कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर हम जैसे विद्यालय का विच्छेद करें तो देखिए क्या आएगा, विद्या आएगा और प्लस आलय आएगा। तो आप देख रहे हैं इन शब्दों में या इन संधियों में यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ है, तो ये दोनों आपके क्या हो रहे हैं? स्वर हो रहे हैं। तो स्वर में हमेशा ध्यान रखेंगे स्वरों का मिलान होगा, जबकि व्यंजन संधि में व्यंजनों का। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? देखिए, व्यंजन वर्ण के बाद किसी अन्य व्यंजन के समीप होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण के जस्ट बाद किसी दूसरे व्यंजन वर्ण के समीप या पास होने पे, यानी कि उसके मिलने से जो उसमें परिवर्तन आएगा वह क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। तो आगे देखते हैं व्यंजन संधि के कितने रूप होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि व्यंजन संधि के कितने रूप होते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए, पहला नियम है व्यंजन संधि को पहचानने का या याद करने का। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी जैसे मान लीजिए आपने लिखा दिगंबर, दिगंबर, ठीक है, आप लिखे दिगंबर। इसमें कह रहा है शब्द का अंतिम वर्ण, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो मिलेगा दिक प्लस अंबर, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, कह रहा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण। इसमें पहले शब्द कौन से आ रहे हैं? दिक, और दिक में अंतिम वर्ण क्या है? क है। फिर कह रहा है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण होता है।
अब इसको जब हम ज्वाइंट करेंगे, संधि बनाएंगे, तो यह किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। यानी इसका वर्ग, ये अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये क क्या है? अपने ये पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम क वर्ग बोलेंगे तो क से अंग तक ये पूरे वर्ग आएंगे। तो कह रहा है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। तो क को जब हम तीसरे में बदलेंगे इसी वर्ग में, तो 1 2 3, यानी कि किस में परिवर्तन होगा? ग में। तो दिक क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जब संधि हो गई है तो दिगंबर बन गया है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और ये जब हम बनाएंगे, संधि करेंगे, तो ये ग में परिवर्तन हो जाएगा और देखेंगे कि इसमें अ छुपा हुआ रहता है, यहाँ हलंत है, और फिर जैसे ही अ इससे मिलेगा तो बन जाएगा दिगंबर। ठीक है, चलिए आगे और भी एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं और समझ जाएंगे आप, इतना भी कठिन नहीं है। चलिए आइए देखते हैं दूसरे पेज में कुछ कुछ नियम दिए गए रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? नेक्स्ट नियम दिया है, अगला वर्ण नासिक होने पर अपने का अंतिम वर्ण भी अपने वर्ग का नासिक हो जाता है। यानी कि जब दो शब्द रहेंगे और दोनों शब्द में यानी कि जो क्या कह रहा, अगला वर्ण नासिक होने पर अब पहले का अंतिम वर्ण भी अपने वर्ग का नासिक हो जाता है। देखिए दो शब्द है, वाक और मैं, यहाँ पे बना है वांग में। कह रहा है अगला वर्ण नासिक के होने पे, जानते हैं नासिक के वर्ण कौन कौन से होते हैं? यानी कि प्रत्येक वर्ग का क से लेकर के म तक का जितने भी अपने वर्ग में पंचम अक्षर आते हैं, यानी कि जैसे हम ये कह लें कि क ख ग घ अंग, और ऐसे च छ ज झ ञ, यानी कि हम कहें क वर्ग का पांचवा और च वर्ग का ञ, ऐसे प्रत्येक वर्ग का पांचवा लेटर जो होगा, पांचवा वर्ड जो होगा वह क्या होगा? आपका नासिक होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहा है अगला वर्ण नासिक होने पर, यानी कि दो शब्द हैं और अगला यानी कि आने वाला नासिक होगा। देख रहे हैं इसमें म क्या है? नासिक है। और पहले वर्ण का अंतिम वर्ण भी, देखिए यहाँ पहले शब्द, यहाँ शब्द देना चाहिए, सॉरी दिया भी है, पहले का अंतिम वर्ण, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इसमें क क्या है? अंतिम है। जब इन दोनों को हम संधि में परिवर्तन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? वह अपने ही वर्ग का नासिक हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो क को जब हम अपने वर्ग, इसी वर्ग के नासिके में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। तो हमारा परिवर्तन क्या होगा? वांग, और फिर मैं इसमें जुड़ जाएगा। देखिए एक और देखिए, जैसे ये सतमार्ग ले लीजिए या सन्मार्ग। देखिए ये क्या है? सत है, ये क्या है? मार्ग है, म क्या है? नासिक है। तो त को जब इसी वर्ग के नासिक में बदलेंगे तो फिर त का जो पांचवा वर्ण क्या आएगा? त थ द ध न, न आएगा। तो आप देखिए जब इस म से इस नासिके से इस नासिके को मिलाएंगे तो ये संधि क्या बनेगा? स, और त हलंत है तो न हमारा भी हलंत हो जाएगा, और मार्ग, यानी कि हलंत जिसमें लगाते हैं वो पता है आपको अधूरा होता है, तो इसको लिखेंगे कैसे? शन मार्ग। ठीक, आप ध्यान रखेंगे जहाँ भी आपको बीच में नासिक के व्यंजन दिखाई दे संधि में, आप समझ जाएंगे कि वह कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। इतनी सी भी आप ध्यान रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं इसमें बीच में ड़ दिख रहा है, इसमें बीच में अंग दिख रहा है, इस बीच में न दिख रहा है और इस बीच में न दिख रहा है। जहाँ कहीं भी शब्दों के बीच में आपको अगर नासिक वर्ण दिखाई देता है तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे व्यंजन संधि दिया हुआ है। ये थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप बार बार तो समझ में आ जाएगा। शब्दों को तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, या फिर कहीं भी आप शब्द पढ़िए, जरूरी नहीं जब संधि पढ़े तभी हम ऐसा नियम फॉलो करें। जब भी हम कहीं शब्द पढ़ें तो अगर लंबा शब्द है तो उसको तोड़ करके देखें, उसका विच्छेद करके देखें कि इसमें कौन सा नियम
लागू हुआ है, फिर धीरे धीरे देखेंगे वो आपके अभ्यास में आ जाएगा और सीधे आप डायरेक्ट पहचानने लगेंगे। अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या कह रहा है, ई के बाद आने वाले र के पश्चात र हो तो ई दीर्घ ई में बदल जाता है। यानी कि ई आएगा और ई के बाद तुरंत र होगा और र के बाद यदि ई आता है तो वह ई किस में बदलेगा, बड़ी ई में बदल जाएगा। तो देखिए आप थोड़ा सा एग्जाम्पल्स इसके लिए। एग्जाम्पल है, देखिए नीर और प्लस रोग। क्या कह रहा है, ई के बाद र, तो देखिए छोटी ई के बाद न में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है और ई के बाद क्या आ रहा है, र, तो नीर बन गया आपका और र क्या है, हलंत है। और इसके पश्चात यानी कि इसके बाद र, यानी फिर हमने र लिखा, हो तो छोटी ई किस में बदलेगा, बड़ी ई में, तो हमने नीर और प्लस रोग लिखा। जब ई के बाद र आया और प्लस के बाद भी र आया तो ये र किस में, सॉरी ये छोटी ई किस में बदलेगा, बड़ी ई में, क्योंकि आप देख रहे हैं ई के बाद र आ रहा है, र के बाद तुरंत र आ रहा है, तो फिर यहाँ पे आपका छोटी ई बड़ी ई में बदल के बनेगा निरोग। बस आपको ध्यान रखना है, यानी कि वर्ण क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद तुरंत र आएगा और र के पश्चात पुनः र आएगा। तो ये जो ई है जिस भी लेटर पे लगा रहेगा उसी लेटर पे बड़ी ई का काम करने लगेगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि हमने लिखा नीर और प्लस रस। अब देखिए र के पहले छोटी ई और र के बाद तुरंत र, तो ये छोटी बड़ी ई में बदल जाएगा, तो क्या लिखाएगा, नीरस, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, निरोग और नीरस, ये आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, त के लिए विशेष नियम दिया हुआ है। कह रहा है जब त के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो परिवर्तन हो रहा है, त का परिवर्तन च में हो रहा है और किस कंडीशन में, त के तुरंत बाद में च बढ़ रहा है या फिर छ बढ़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए उत्धन चारण, और यहाँ पे ये जो त है ना किस में परिवर्तन हुआ है, च में, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे हमने लिखा सत्यधन चरित्र, ठीक है, सत्यधन चरित्र। अब देखिए कह रहा है जब त के बाद, इस त के बाद तुरंत च आ रहा है या छ कोई सा भी वर्ण आए तो ये जो त होगा वह च में बदल जाएगा ज्वाइंट करते समय। तो हमने लिखा स और त हलंत है तो आधा इसका च बन जाएगा और फिर से जोड़ दिए चरित्र, तो क्या बना, सचरित्र। ऐसे आप ध्यान रखेंगे, त के बाद च या छ आता है, त प्लस च, सॉरी तो धन च आए या छ आए, फाइनली ये त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका नियम क्या कह रहा है। आगे कह रहा है त के बाद ज या झ हो तो त का ज में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, देखिए त के बाद ज या झ हो, जैसे हमने लिखा उत धन ज्वल। अब देखिए यहाँ पे जब हम परिवर्तन करेंगे तो हम क्या पढ़े हैं, त के बाद ज या झ हो, तो हमने लिखा उत में क्या आया, त आया और त के तुरंत बाद क्या आया, ज आया। तो ये ज किस में बदल, ये त किस में बदलना है, ज में बदलना है, नया ज बनेगा। तो फिर हमारा क्या बनेगा, क्योंकि त हलंत है यहाँ पे, तो क्या बनेगा उ, जो बन गया और फिर उधर वाला ज्वल हम जोड़ देंगे, तो फिर हमारा बन के तैयार हो गया शब्द उज्ज्वल।
ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बन जाएगा, आप पहचानने लगेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, देखिए आप, सत्य धन जन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ का जो त है ना, इसको हमको ज में बदल देना है, क्योंकि ये नियम कह रहा है त के बाद जब भी ज या झ आए तो वह किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। और जब त के बाद च छ आए तो किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। त के बाद वाले वर्ण पे ध्यान देना है कि वो कौन सा वर्ण है, और फिर त का परिवर्तन होना है। तो यहाँ जब त को हम ज से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, स, और त ज में परिवर्तन होगा तो ज बन गया, और उधर अपने आप में जन है ही तो बन गया सज्जन। ठीक है, थोड़ा सा और इसका देख लीजिए। त के बाद अगर ल आता है तो देखिए, त के बाद ल हो तो त का, यानी कि त के बाद ल हो तो त किस में बदल जाएगा, ल में। एग्जाम्पल देखिए, उत प्लस लाश। अब देखिए उत में त है और इधर लाश है, तो इस जैसे ही कह रहा है त के बाद ल हो तो त ल में बदल जाएगा, तो यही त ल में पुनः बदलेगा, तो क्या बन जाएगा, उत का त में को जब ल में बनाएंगे तो आधा ल बन जाएगा, और फिर इधर लाश जोड़ देंगे तो बन जाएगा उल्लास। तो ऐसे लिखे, चाहे आप आधा ल बना करके लिखे, शब्द सही है। तो ये आपका बनेगा उल्लास, या तो हलंत लगाएं या फिर उसको आधा बना लें। ऐसे और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, तत् प्लस लीन, तो ये त यहाँ पर आकर के ल में परिवर्तन हो गया, यानी त के बाद ल आए तो त को ल में बदल देना है, त के बाद ज झ आए तो त को ज में बदल देना है, और त के बाद च छ आए तो त को च में बदल देना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, म का। देखिए म के बाद कह रहा है, म के बाद तुरंत म आए तो मम हो जाता है, ये तो आसान है। जैसे म का फिर म से मिलन होगा तो वो क्या हो जाएगा, मम, यानी पहले वाला आधा म और बाद वाला म मिल जाएगा। जैसे लिखा गया है इसमें, सम मेलन, समधन, ये म हलंत रहेगा, और मेलन ये आपका शब्द हुआ। इसको जोड़ेंगे तो स, और म आधा है तो म आधा बना देंगे, और मेलन फिर बन जाएगा सम्मेलन। ठीक है, तो ये रहे आपके सभी व्यंजन संधि। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कोई भी शब्द पढ़िए, थोड़ा सा उसमें पहचानने का प्रयास करिए, उसको विच्छेद करने का प्रयास करिए, शब्दों को तोड़ने का, फिर आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा संधि का नियम कार्य कर रहा है। अब देखिए हम विसर्ग संधि देखते हैं। तीसरा जो संधि का भेद है वह है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के कुछ नियम देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल्स में दिया है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि विसर्ग के बाद ही स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो विसर्ग के बाद या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन, इन दोनों में से कोई भी होगा, इसी चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, निह धन फल, तो इसका क्या बना है, निष्फल, और इसके सभी अपने नियम होते हैं। तो आइए नियम के अनुसार चलते हैं हम। देखिए पहला नियम कह रहा है, जब विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तथा य र ल और ह में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले अ होगा और बाद में भी अ होगा, या ऐसा कंडीशन लगेगा कि तीसरा चौथा पांचवा, जैसे ग घ अंग, यानी क वर्ग का या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा, या फिर य र ल या फिर ह होगा। इतना कंडीशन आएगा, यानी कि विसर्ग पहले अ होगा, उसके बाद से अ आए, या फिर तीसरा चौथा पांचवा आए, या फिर य र ल व ह आए, तो वह विसर्ग किस में बदलेगा, फाइनली वह विसर्ग बदल जाएगा आपका ओ में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ दिया है मन्ना धन बल। अब देखिए ये जैसे मन्ना में
न के बाद विसर्ग है, तो आप देख रहे हैं कि न के बाद जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले मन है और न में क्या है, अ छुपा हुआ है। तो कंडीशन क्या पढ़े थे हम, विसर्ग के पहले अ आए, ये नहीं पढ़े थे हम। जैसे ही विसर्ग के पहले अ आएगा और फिर विसर्ग के बाद तुरंत फिर से अ आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, विसर्ग से पहले अ यानी न में अ छुपा हुआ है और फिर तुरंत बाद में अ आ रहा है। ब में आप देखेंगे तो क्या है, अ छुपा हुआ है, क्योंकि कोई भी वर्ण बिना स्वर के अधूरा रहता है तो वह तभी पूर्ण होता है जब इसमें अ छुपा रहता है। तो देखिए विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में भी अ है, तो यह किस में बदलेगा, यह विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो देखिए हम बनाते हैं इसको, मनः धन बल। तो अब देखिए इस हमने लिखा मन और विसर्ग को ओ में बदला, ये जो दोनों विसर्ग था इसको हमने ओ में परिवर्तन किया और बल जोड़ दिया, तो क्या बना, मनोबल। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, विसर्ग के पहले अ आए और बाद में भी अ आए, या तीसरा चौथा पांचवा आए, या फिर य र ल व या फिर ह आए, तो फिर आपको उसको विसर्ग में बदल देना है। ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रख लेंगे, यहाँ से सीधे डायरेक्टली एग्जाम्पल भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। मनोबल, मनोनुकूल, तपोवन, मनोहर, अधोगति, वयोवृद्ध, मनोयोग, मनोकामना, मनोरथ, पयोधर, रजोगुण और तपोबल। इसमें से ज़्यादा बार पूछा हुआ आपका शब्द है मनोबल। और फिर मनः धन कामना, ये भी आप ध्यान रखेंगे, वैसे तो लोग बोलते हैं हमेशा से मनोकामना, लेकिन सही विच्छेद होता है मनः धन कामना। और याद रख लेंगे आप अधः धन गति, अधोगति, इतने आप याद रख लेंगे। ये 3 लेटर आपको एग्जाम्पल में या एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए विसर्ग का दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरे नियम में कह रहा है विसर्ग में परिवर्तन होना, यानी कि विसर्ग का कंडीशन है कि वो र में कैसे बदलेगा। तो एक बार देखिए, जब विसर्ग से पहले अ आए या आ आए, दोनों में से कोई एक आएगा और इसके स्वर हो, तो बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यानी विसर्ग से पहले अ होगा और आ होगा, इन दोनों के अतिरिक्त, यानी ये दोनों नहीं होंगे। और इसके पहले या तो स्वर होगा, स्वर कोई भी हो, चाहे वो छोटी बड़ी हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी हो, तो विसर्ग से पहले स्वर होगा, इतना आप ध्यान रखेंगे। और बाद में यानी कि विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा आएगा, वही ग, घ और फिर अंग, या फिर य र ल व ह, इनमें से कोई वर्ण आएगा तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग जो है आपका, ये विसर्ग र में बदल जाएगा। यानी कि विसर्ग से पहले, बस याद रखिए, विसर्ग से पहले आपको स्वर मिलेगा और स्वर कौन सा होगा, ओ आ को छोड़कर, यानी कि ओ आ आपके उसमें नहीं आएंगे, स्वर होगा लेकिन ओ आ को छोड़ करके। और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या फिर य र ल व ह आए, तो विसर्ग को हम किस में बदल देंगे, र में। बस इतना ध्यान रखिए। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कुछ। देखिए एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में देखिए आप विसर्ग से पहले इधर देखिएगा जितने भी स्वर हैं वो सभी, जैसे यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे अंग है और फिर यहाँ पे नी है, यानी विसर्ग से पहले की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, विसर्ग से पहले ऊ है और इधर क्या शब्द है, व्यवहार, तो विसर्ग को हम र में बदल देंगे तो दूर दू बन जाएगा, और विसर्ग को र में बदलेंगे तो हलंत लग जाएगा, इधर जोड़ेंगे व्यवहार। तो जानते हैं जब ये व्यंजन में जाए तो फिर र आपका आएगा, तो क्या बन जाएगा, दुर्व्यवहार। ठीक है, कैसे बनेगा, दूर प्लस व्यवहार, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइंट करके लिखा गया है। ऐसे यहाँ पे देखिए दुह प्लस लव। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है, स्वर में एक कंडीशन है कि ओ आ को छोड़ करके ही आएगा,
तभी र में परिवर्तन होगा विसर्ग। तो विसर्ग से पहले उ है और इधर क्या है, अ है, या फिर ये कह लें कि व्यंजन वर्ण है, लब है। तो विसर्ग को हम किस में बदल लेंगे, र में। तो क्या बन जाएगा, दूर और प्लस लब। तो ये इस र को जब हम ल के ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, दुर्लभ शुद्ध शब्द यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, इसको छोड़ करके कोई भी स्वर होगा विसर्ग से पहले, और बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा, या फिर य र ल व ह में से कोई वर्ण आएगा, तो यह विसर्ग अपने आप में र बन जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। ये सब के एग्जाम्पल्स है, इसमें तो कई बार पूछा गया है। ऐसे निर्गुण आप याद रख लेंगे, फिर आप यहाँ पे निर्धन याद रख लेंगे और दुर्लभ याद रख लेंगे। ये आपके इम्पोर्टेंट शब्द हैं। निर्बल याद रख लेंगे। ये 5 शब्द आप याद रख लेंगे एग्जाम्पल में, और एग्जाम में यहाँ से आपका यहाँ से काम बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, विसर्ग संधि में स होने में क्या नियम है। जब विसर्ग का स में परिवर्तन होते हैं तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो क्या हो, कंडीशन क्या है, विसर्ग होगा, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर होगा और स्वर हो और इसके बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाएगा। तो जो यहाँ पे हम विसर्ग लगाए हैं किस में परिवर्तन होने वाला है, स में, और वो स कैसा होगा, हलंत होगा, यानी कि अधूरा स में परिवर्तन होगा। तो एग्जाम्पल देखिए इसका थोड़ा सा। देखिए विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है, कह रहा है कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद च छ या स हो तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, स में बदलना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो नीह प्लस चिंत, तो जब हम नीह प्लस चिंत को विसर्ग को स में बदल देंगे तो बनेगा निश्चिंत, यानी विसर्ग किस में बदल गया, स में बदल गया, आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही दुह प्लस चक्र, तो विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है और विसर्ग के जस्ट बाद च छ या स में से आप देख रहे हैं च है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में, तो बन जाएगा दुस, और चक्र जुड़ जाएगा तो बनेगा दुष्चक्र। तो ऐसे आप देख सकते हैं, निह प्लस च निश्चय, हरिह प्लस चंद्र हरिश्चंद्र, और निह प्लस चल निश्चल, दुह प्लस शासन दुशासन। इसमें आप याद रख लेंगे। वैसे तो यहाँ से अभी 100 वाला बहुत ही, ये निह प्लस च निश्चय आप ध्यान रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा, और निह प्लस चल निश्चल, ये दोनों शब्द आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए विसर्ग का स में परिवर्तन होने पे क्या नियम है। विसर्ग का स में परिवर्तन, जब विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। देखिए कितना आसान है, विसर्ग आएगा और विसर्ग के जस्ट बाद त आएगा या फिर स आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक आने हैं तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। तो इस विसर्ग को हम किस में बदलेंगे, स में। तो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, एक ये इजी वाला एग्जाम्पल देखिए, नमः धन ते, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तो आ रहा है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में। तो देखिए नम हमने लिखा और इसके बाद जैसे ही विसर्ग है उसको हम स में बदल देंगे, और स कैसा होगा, अधूरा होगा, हलंत लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये आधा स बनाया हमने और ते को जोड़ दिया, बन गया नमस्ते। ऐसे आप प्रयास करेंगे। निधन संदेह निसंदेह, दुह प्लस साहस दुसाहस, नमः धन ते नमस्ते, निधन संतान निसंतान, ये आप ध्यान रखें। इसमें से बस नमस्ते आप याद रख लें, काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है विसर्ग का स में परिवर्तन होना। विसर्ग का यहाँ पे मूर्धन्य स में कैसे परिवर्तन होगा, ये नियम पढ़ते हैं। विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तो, कंडीशन लग गया यहाँ पे, विसर्ग होगा और विसर्ग के पहले ई होगा या फिर उ होगा, और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण होता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का स हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, विसर्ग से पहले ई
या फिर उ, दो कंडीशन है। और विसर्ग के बाद क या फिर ख, तो विसर्ग के बाद यहाँ पे क्या है, क है। और यह किस में बदल जाएगा, तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदलेगा। तो आइए हम विसर्ग को चेंज करते हैं। हमने लिखा नि प्लस कलंक। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग से पहले ई है, ये कंडीशन है, और फिर विसर्ग के बाद क है। तो यह क किस में बदलेगा, क नहीं सॉरी, विसर्ग का परिवर्तन होना है, तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में। तो अब बनाएंगे, क्या बनेगा, निस और फिर कलंक। तो फिर आपका बन जाएगा निष्कलंक। तो ये चाहे आप विसर्ग को पूरा ऐसे स को आप हलंत लगा के लिखें या फिर अधूरा करके लिखें। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप, निधन कलंक निष्कलंक। ये विसर्ग का यहाँ पे स में परिवर्तन हो रहा है, किस कंडीशन में, जब क और ख होगा या ट ठ होगा या प फ होगा, तो वह विसर्ग किस में परिवर्तन होना है, स में। ऐसे देखिए, निधन पाप निष्पाप, दुधन प्रकृति दुष्प्रकृति, दुधन कर दुष्कर, निधन प्राण निष्प्राण, दुधन परिणाम दुष्परिणाम, निधन काम निष्काम। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका निष्कलंक, और इधर आपको बता दें तो दुष्कर, और एक एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे नि प्लस काम निष्काम। ये तीन आप शब्द याद रख लेंगे, परीक्षा में इससे आपका काम बन जाएगा। तो ये रहा विसर्ग संधि। और फिर हमने फाइनली देख लिया स्वर संधि, व्यंजन संधि, और फिर तीन ही संधि होती है, तीनों को हमने देख लिया है। और एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं आपको। संधि क्या है, वर्णों का मेल है, और जो विकार उत्पन्न होता है वही आपका संधि कहलाता है। और संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के भेद आपके तीन होंगे। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये ध्यान रख लेंगे, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के भी भेद पूछे जाते हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद हो जाएंगे, 5। वो 5 कौन कौन से होंगे, जैसे सबसे पहला आपका दीर्घ स्वर संधि, फिर उसके बाद से यहाँ हम लिख देते हैं एक बार फ्रेश पेज पे। स्वर संधि के भेद हम देखे थे पहली वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो होगा वो आपका आता है दीर्घ स्वर संधि, फिर आता है आपका गुण स्वर संधि, फिर आता है वृद्धि स्वर संधि, फिर उसके बाद आपका आता है यण स्वर संधि, और फिर फाइनली 5वें नंबर पर आता है अयादि स्वर संधि। तो ये आपके स्वर संधि के 5 भेद हो गए। और फिर हमने देख लिया व्यंजन संधि, उसके कुछ नियम है। और फिर हमने लास्ट में देखा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के भी कुछ नियम है। तो आप बस थोड़ा सा प्रयास करेंगे, और कहीं भी शब्द देखिए तो आप उसको मन में सोचिए या इमेजिन करिए कि इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है संधि का। तो फिर आपके अभ्यास में हो जाएगा और फटाफट उसको पहचानने लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो आइए एक बार पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।